बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूँ तलहा जतोई। ख़वातीन और हज़रात, पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ मैं यहाँ पे ख़ासतौर पर सिंध और पंजाब के रहने वालों को, जिनको आज नया वज़ीर आला मिल गया है। सिंध में तीसरी बार मुराद अली शाह साहब आए हैं और हम जानते हैं कि पंजाब में पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ साहिबा ने हलफ उठा लिया है, ओहदा संभाल लिया है, बड़े बड़े ऐलानात भी किए हैं। मुराद अली शाह वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने भी बड़े बड़े ऐलानात किए हैं। तो यकीनन यहाँ पे जो उनकी पहली बातें थी, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में, क्योंकि मरियम साहिबा ने जो एक स्टेटमेंट दी कि किसी खातून को हिरासा करना मेरी रेड लाइन है, और फिर आज ही के दिन सोशल मीडिया पे एक ऐसी वीडियो वायरल हो गई जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि मरियम नवाज़ साहिबा अपनी ही पार्टी के एक रुकन MPA को हिरासा कर रही है। किस तरह हिरासा किया मैं चाहूँगा पहले आपको दिखाऊं, फिर मज़ीद बात करूँ। राइट, आप देख सकते हैं कि ये उज़्मा कारदार साहिबा हैं जो पहले PTI में थी, अब PMLN में आ गई, और फिर जब उन्होंने गले लगाया, कंधे पे हाथ रखा, तो मरियम साहिबा ने उनका हाथ पकड़ा और अपने कंधे से हटाया कि वो अपनी हद में रहें। तो यकीनन पहले ही दिन मरियम नवाज़ साहिबा नई वज़ीर आला जो है हमारी पंजाब की, उन्होंने आके एक खातून को ही हिरासा कर दिया जो ख़ुद कह रही थी कि किसी खातून को हिरासा नहीं होने दूंगी, ये मेरी रेड लाइन है। मुराद अली शाह साहब ने यकीनन ओहदा संभालते ही सबको बताया, कौम को बताया कि सिंध असम्बली की कारकर्दगी और सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट, गवर्नेंस है वो इतनी लाजवाब है कि बाकी 3 सूबों को भी सीखना चाहिए। उन्होंने तो ये बात भी कर दी कि उनको भी दोबारा कायल करेंगे कि वो वोट पीपल्स पार्टी को दें ताकि सिंध वाली तरक्की वहाँ भी आ सके। और ये भी कह दिया कि हम मजदूर कार्ड दे चुके हैं, ये भी कह दिया कि हम किसान कार्ड दे चुके हैं, ये भी कह दिया कि सिंध को खामखाई बदनाम किया जाता है। असल में सिंध की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि बाकी सूबों को भी देखना चाहिए। यकीनन ये भी बात कही कि उन्होंने पहली बार एक क्रिश्चियन मसीही बरादरी से डिप्टी स्पीकर चुना है, यकीनन ये भी तारीख रकम की है। ये तो बात हो गई वज़राए आला की। बात करें सदर मुमलिकत की, जिनको इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास बुलाने की जब समरी मिली थी, काफ़ी वक्त उनके पास थी, आज खबर ये आ गई है उन्होंने समरी मुस्तरद कर दी है। और अब कानून के तहत, क्योंकि इलेक्शन के 21 दिन के बाद ये इजलास होता है कौमी असम्बली का, तो वो 29 फरवरी को बुलाया जाएगा। पार्लिमानी उमूर की वजारत इस वक्त सरगर्म है, नोटिस निकाल रही हैं, यकीनन अब देखना है क्या होता है। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि PMLN और पीपल्स पार्टी की एक देरीना ख्वाहिश थी कि सेनेट इलेक्शन से पहले सदर मुमलिकत के इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि वो 8 मार्च को, क्योंकि सेनेट इलेक्शंस 11 ऑनवर्ड्स एक्सपेक्टेड हैं, 11 से 15 मार्च के दरमियान, तो सदर मुमलिकत के इलेक्शंस 8 मार्च को किए जा रहे हैं। तो एक और ख्वाहिश पीपल्स पार्टी नून लीग की मंजूर हो गई है। मुस्तफ़ा कमाल साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट आज की स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि मुल्क को दलदल से निकालना होगा, और यकीनन ये एक बड़ा मुश्किल काम है जो MQM अपने सर पे ले रही है। इस वक्त जो हालात हैं, MQM को गवर्नमेंट में नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो वजारतें ले रहे हैं। मुल्क की खातिर, कौम की खातिर सियासत कुर्बान करेंगे रियासत की खातिर, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हम जानते हैं कि IMF का प्रोग्राम सर पे खड़ा हुआ है। पहले ये तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान 6 अरब का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का प्रोग्राम उनसे लेगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि 8 अरब का ले ले। 6 अरब कम है, 8 अरब कर लें। पाकिस्तान के कुल मजमूई कर्जे सिर्फ 270 अरब डॉलर्स हैं, जो कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान कभी अदा नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम मजीद कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर करे। यकीनन आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस भी सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि भुट्टो केस के जो मेरिट्स हैं उस पर नहीं जा सकते। अदालत सिर्फ और सिर्फ ट्रायल शफाफ होने की हद तक देख सकती है। लेट्स सी, काजी फायद ईसा साहब भी आजकल के दौर में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। लेट्स सी विल ही बी एबल टू डू इट और नॉट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे पास होगा एक कमाल पैनल, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। मेरे साथ कमाल पैनल मौजूद है। विदाउट एनी फर्दर डिले तारुफ करवाता हूं, मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के राना एहसान साहब मौजूद है। राना साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। पीपल्स पार्टी से सरदार दोस्त मोहम्मद खुशा साहब ने मुझे ज्वाइन किया, और PTI से अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमान गिरामी का अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। राना एहसान साहब, कमिंग टू यू फर्स्ट, ये बताइए, मरियम साहिबा यकीनन एक बहुत बड़ा दिन PMLN के लिए, पाकिस्तान के लिए, पहली खातून वजीर आला पाकिस्तान की तारीख में। अब सवाल ये है सर कि आज उनकी जो स्टेटमेंट थी कि किसी खातून को हिरासा करना मेरी रेड लाइन है, और आज उन्होंने अपनी पार्टी की उज़्मा कारदार को हिरासा कर दिया। सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है सर उनकी वीडियो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बड़ा आज एक तारीखी दिन है कि पहली खातून वज़ीर आला जो हैं वो पंजाब की मुंतखब हुई और बड़ी पॉजिटिव उन्होंने स्पीच की और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ख़वातीन की जिस तरह आपने बात की, यूथ हो, तो एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया। साथ उन्होंने कहा कि मैं इंतकामी कार्रवाई में बिलीव नहीं करती। जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, उज़मा कारदार साहिबा का अपना बयान आ चुका है कि वो हलवा पूरी खा रही थी और उनके हाथ ग्रीसी थे, और जितनी इज्जत उनको मरियम नवाज साहिबा देती हैं वो उन्होंने कहा कि इट इज बियॉन्ड एनी डाउट। तो मेरे सर ख्याल से सर उस खोसा साहब की जी चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई है, मैं भी थोड़ा हंसने पे मजबूर हूँ सर। फ्लोर मतलब वहां पे सबके सामने हलवा पूरी खा रही थी सर, ये बात हजम नहीं हो रही राणा साहब। नहीं, वो तो आप अगर वीडियो में देखें तो उनकी प्लेट उनके सामने है, और वो कोई सुबह सर वहां अपनी मीटिंग थी। सीट बचाने के लिए तो ये बयान नहीं दे दिया उन्होंने। नहीं, आप देखें वो प्लेट आपको नजर आएगी, उसमें सालन भी नजर आ रहा है। तो ओके। वो उस सालन के साथ वो कहती हैं कि मैं उनको वो करने लगी तो मेरे से ये गलती हो गई। तो उन्होंने इस चीज का एतराफ किया और फिर ये भी कहा कि मुझे जितनी इज्जत और रिस्पेक्ट मरियम नवाज साहिबा ने दी है और इस जमात ने दी है, शायद ही किसी ने दी हो। तो मेरे ख्याल से इस बयान के बाद देयर इज नो डाउट कि इसको सोशल मीडिया पे गलत तरीके से उछाला जा रहा है और एक बयानिया बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल विमेन एम्पावरमेंट हो, यूथ एम्पावरमेंट हो, ओवरऑल पंजाब की तरक्की हो, तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज मरियम नवाज साहिबा की तरफ से आ जाए। ठीक सर, सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, एक तो ये हलवा पूरी के बयान के ऊपर आप भी अपनी अपनी बात बताइएगा कि आपको लगता है इज इट ट्रू और नॉट। दूसरी चीज सर, मुराद अली शाह साहब ने एक बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं हमने मजदूर कार्ड भी दे दिए, किसान कार्ड भी दे दिए, सब कुछ हम दे चुके हैं जो उन्होंने मंशूर में बताया था, और कहा है कि बाकी सूबों को सिंध की गवर्नेंस और मैनेजमेंट से सीखना चाहिए, सिंध को खामखाई बदनाम ना करें। डू यू हैव द सेम ओपिनियन एज वेल सरदार साहब? ऑफ कोर्स आई डू जी। माजी की जो सिंध की सूबाई हुकूमतें थी, यकीनन मुराद अली शाह साहब के वक्त से जब से उन्होंने टेक ओवर किया है चीफ मिनिस्टर, उनकी परफॉर्मेंस यकीनन बेहतर रही है। बट सरदार साहब सॉरी, सरदार साहब सॉरी, ये मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे सॉरी कह रहा हूं सर, लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि अगर किसान कार्ड मजदूर कार्ड पहले ही दे दिया था तो बिलावल साहब क्यों सबको कह रहे थे कि मैं दूंगा मैं दूंगा? क्या आप गलत बयानी कर रहे थे सर? That was at the federal level. What he meant was at the federal level. यानी चारों सूबों में वो मजदूर और किसान कार्ड जो है और यूथ कार्ड जो है खास तौर पे वो चारों सूबों के हवाले से उन्होंने बात की थी। सिंध में तो ये काम शुरू हो चुका है। ठीक, एंड यू थिंक कि बाकी सूबों को सिंध की मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस से सीखना चाहिए? क्योंकि उन्होंने आज ये भी कहा कि बिलावल साहब की ख्वाहिश है कि हर किसी को पीने का साफ पानी मिले, तो वाज़ेह हो जाता है सर पीने का साफ पानी मुयसर नहीं। हम जानते हैं बिलावल हाउस कराची में टैंकर से पानी डलता है, तो फिर ये यकीनन मैनेजमेंट और गवर्नेंस बाकी सूबों को सीखनी चाहिए सर। तो सबको एक दूसरे से सीखना चाहिए जी। जो जो कमी कोताही है जिस जिस सूबे में है, उसको किस तरह से वो सूबा और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करी है, मेरे ख्याल में सबको उनसे एक दूसरे से सीखना चाहिए। ये कोई अलहदा मुल्क नहीं है, एक ही फेडरेशन के 4 यूनिट्स हैं और उनमें प्रॉब्लम्स यकीनन पंजाब की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बलूचिस्तान की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, KPK की, गिलगित बल्तिस्तान की और सिंध की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। सारे अपनी कैपेसिटी के अंदर उनको डील करने की कोशिश करें और मेरे ख्याल में पार्टी से और सियासत से बालातर होके इफ वन प्रोविंस थिंक्स दैट उनकी किसी मुशावरत से या उनके किसी इमदाद से दूसरे सूबे में बेहतरी आ सकती है तो उनको वो हेल्प आउट करना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प आउट करना चाहिए। बहुत से काम है सरदार साहब, मरियम साहिबा के ऊपर कमेंट कर दीजिए सर। काम है जो पंजाब की नई वजीर आला सर, पहली खातून वजीर आला, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? एक हिस्टोरिक दिन है जी। पंजाब इज नॉट अ पीस ऑफ केक जो कि कोई भी गल्प कर जाएगा। पंजाब के अपने प्रॉब्लम्स हैं और बहुत बड़ा टास्क है जो मरियम बीबी के जिम्मे आया है, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। आई नो शी इज़ केपेबल एंड उनके वालिद की गाइडेंस अगर उनके साथ रही और एक अच्छी टीम उनको मुयसर हुई तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर परफॉर्म कर जाएंगी, माजी के हालात से बेहतर परफॉर्म कर जाएंगी। स्पेशली जो 3.5 पौने 4 साल बुज़दार साहब के गुजरे हैं, उन 3.5-4 साल से तो यकीनन वो बेहतर ही परफॉर्म करेंगे। राइट राणा साहब, उसके बाद भी जो 1.5 साल गुजरा है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं गुजरा। राइट, मैं समझता हूँ कि शी हैज द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म एंड प्रॉपर टीम और वालिद की सही माने में गाइडेंस, क्योंकि उनके वालिद का भी की शुरुआत तो इसी पंजाब से हुई थी ना जी, इसी चीफ मिनिस्ट्री से हुई थी, एंड वही चीज़ उनको जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप तक ले गई।
और मैं समझता हूँ कि अगर So you think Maryam Nawaz is the next prime minister? सर, आपको लगता है मरियम नवाज अगली you प्राइम never मिनिस्टर? know what happens in Pakistan. चले You राणा never know what happens राणा in साहब से Pakistan. वो पूछते अपने हैं वालिद की यकीनन नक्शे कदम पर चलते हुए। बिल्कुल सर। राणा साहब, कमिंग टू यू, एक तो आपको लगता है कि मरियम साहिबा इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर पीएमएलएन इन द कमिंग टाइम, एंड सेकेंडली सर ये भी बताइएगा कि मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि आपके सूबे को सीखना चाहिए सिंध से मैनेजमेंट, गवर्नेंस, किस तरह तरक्की करते हैं, किस तरह किसान कार्ड, मजदूर कार्ड देते हैं। उन्होंने सर वादा किया था और आज पूरा भी कर दिया, आपके वादे तो अधूरे रह गए। राणा साहब, कंपैरिजन उन्होंने किया, मेरे ख्याल से खुद अपने सूबे की या परफॉर्मेंस की तारीफ करने के बजाय हमें जो है वो अवाम नहीं के आप कह रहे हैं मुराद अली शाह अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे थे। जी, मेरे ख्याल से एक तो कंपैरिजन जो है अगर करना है तो मैं अब इस पे क्या कहूँ कि आप किसी शहर का, किसी सिंध के शहर से कर दें। अगर उन्होंने ये इक़दामात सिंध की अवाम के भले के लिए लिए, बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। पंजाब में भी बड़ा काम हुआ। मेरे ख्याल से एक को क्रिटिसाइज करके अपनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल उन्होंने जो भी किए काम सिंध के लिए, बड़ी पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है। अगर उन्होंने किए, हमारी जद्दोजहद पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा रही, 10 सालों में हमने बड़ा कुछ डिलीवर किया। आगे भी हमें मौका अभी जब मिला है तो मरियम नवाज साहिबा ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी वज़ीर आला साहिबा ने कि शी हैज़ अ रोड मैप ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, और वो क्लूलेस नहीं है, वो तैयारी करके आई हैं और उनको बिल्कुल इदराक है कि एजुकेशन में उन्होंने क्या करना है, हेल्थ में उनका क्या रोड मैप है, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उनका क्या ख्याल है, यूथ के बारे में, विमेन के बारे में। तो शी इज़ प्रिपेयर्ड, शी नोज़ कि वो क्या अचीव करना चाहती हैं अगले 5 सालों में, चाहे आईटी का सेक्टर हो। तो ये बड़ी एक चेंज है पिछले टेन्योर के लिहाज से। जब बुज़दार साहब आए थे तो जब उनको तो पहला साल लग रहा था कि उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, या वो मीडिया शाये थे या सीख रहे थे। उनके पास कोई रोड मैप नहीं था। तो मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव चेंज है। राइट सर। और बिल्कुल क्यों नहीं, अगर वो चीफ मिनिस्टर का मनसब पे आ सकती हैं, तो अगर उन्होंने अवाम ने उनको मौका दिया तो वो जरूर प्राइम मिनिस्टर का मनसब भी संभाल सकती सर है। एमक्यूएम से इत्तेफाक हो गया सर जो आईनी तरमीम थी सर बल्दियाती हुकूमत के हवाले से? देखिए, उसके ऊपर हमारा एक अंडरस्टैंडिंग तो पहले दिन से थी, और बहुत सारी जब हमारी इंटरनल मुशावरत हुई तो हम भी समझते हैं कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और कंटिन्यूटी ऑफ लोकल बॉडीज जो है उसको हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहरहाल इसके लिए अगर कोई आईनी तरमीम की ज़रूरत हुई तो वो तभी मुमकिन होगा कि 2/3 अक्सरियत इसका साथ दे। हम इसको सपोर्ट। ठीक सर। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। हुजूर अता तारड़ कहते हैं ऐवान सदर साजिशों का गढ़ है। सदर मुमलिकत ने जो समरी उन्हें भेजी गई थी ऐवान का इजलास बुलाने के लिए, वो मुस्तरद कर दी है। अब 29 फरवरी को पार्लिमानी उमूरी कमेटी मिलकर नोटिस वगैरह जारी कर देगी। तो सर क्या आप समझते हैं कि सदर मुमलिकत पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं या मुल्क के लिए? सर मैं मुस्कुराने के अलावा, हंसने के अलावा, सर फिर मैं यही कहूंगा, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? मैं वही हैरान होता हूँ। यानी अता तारड़ सिखाएगा कि जो खुद चोरों चक्कों की तरह से बैठकर एक मैंडेट चुरा कर आके सीट पे ले गया है, वो बताएगा। जिन्होंने 90 दिनों में इलेक्शन नहीं कराए वो बताएगा। जिन्होंने बेगुनाह लोगों को कैदों में रखा, जिन्होंने इमरान खान के साथ ज्यादती करी, वो बताएगा हमें। खुदा का मजाक ना करें। यही वो लोग हैं कि जिनकी वजह से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से मुल्क कहां से कहां पहुंच गया। 1985 का प्रोजेक्ट है, आज वो एक बड़े लंबे से किताबचा छपवा दिया वो बच्चों को। वही बच्चों को पढ़ाएंगे ना जो हमजा कहा करते थे, बच्चों, प्यारे बच्चों, करप्शन तो होती है मुल्क में। वो बता रही है कि करप्शन पे 0 टॉलरेंस होगी। और कमाल की बात है कि डीजी एंटी करप्शन ने अभी रिसेंटली इमरान रियाज को जिस तरह गिरफ्तार किया, को केस बनता नहीं, ना प्राइवेट केस। सर आपकी वजह से ट्विटर भी नहीं खुला अभी तक सर, एक्स भी बंद है अभी तक आपकी वजह से। ओहो, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ। खुदा यार मजाक ना करें। आपको किसने कहा? पत्थरों के दौर में रह रहे हैं, बातें बड़ी होती थी। ये इन्हीं की बदौलत है कि जिन्होंने मुल्क को लाकर अंधेरों में खड़ा कर दिया। इमरान खान तो आपको पता है टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इस मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ में
इस मुल्क की इंडस्ट्री को जहां तक ले जाने में जितना किरदार उन्होंने कहा है वो आपके सामने है। बड़े बड़े अखबारों ने, बड़े बड़े जो एजेंसीज हैं उन्होंने इस बात को मान लिया। जो मर्जी आप कहते रहे जुबानी, आप जो मर्जी वो टेप चलाते रहे कि जनाब पता नहीं क्या कर दिया। ये वही, यानी आज PDM-2 लाके खड़ा कर दें आप मुझे, जो तो साहब मुझे ये बताएं PDM-1 ने क्या किया इस मुल्क के लिए? इस मुल्क को अंधेरों में ले गया। यानी आपने बिजली का जो यूनिट है 70 रुपए तक चला गया। यानी आप, यानी बड़ी बातें थी ना, हमने पता नहीं प्रोजेक्ट लगाए, उस प्रोजेक्ट लगाने की वजह से, कैपेसिटी पेमेंट की वजह से तो ये हालत हुई है उस मुल्क की। फिर यही नहीं कि डैम की बातें बड़ी करते रहे, वो तो डैम आगे इमरान खान साहब के दौर में लगे और उसमें भी मजाक उड़ता रहा कि बैठ कर नहीं है, और आज वो डैम आगे आने वाले दौर में आप देखिएगा मुल्क में से अंधेरा वो खत्म करेंगे। फिर यही नहीं आप आगे आते हैं, आप बताए ना डॉलर कहां से उठाकर कहां ले गए, आपने करप्शन का इंडेक्स कहां से कर, आपने नैब के इदारे तो बंद कर दिए। बता देना कि पिछले 2 सालों में इन्होंने करप्शन के केसेस कितने, बातें बड़ी होती रही फराज के बारे में, क्या निकला केस 190 मिलियन पाउंड, वो केस है क्या? 190 मिलियन तो आपके पास आ चुका है ही कुछ नहीं है। अलकादर ट्रस्ट, वो भाई वो प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है और वो ट्रस्ट का काम कर रहा है, बता तो देना कि कौन से। और वो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आते पता आपको क्या किया, इन्होंने ECL में से नाम निकलवाए, ECL के कानून को तिया पांचा कर दिया, नैब के कवानीन में तरामीम की। राइट आज सर। देखिए ना, आज नैब है क्या? अच्छा ये बेचारे करें भी क्या, इनका क्या है? इन्होंने अभी देखते हैं ना कि ये जितने वो रिटायर्ड फौजी अफसर लगाए हैं, मुख्तलिफ महकमों के जो इंचार्ज बनाए हैं, देखते हैं क्या करते हैं, जरा इनसे सर पूछिएगा। मैं तो समझता हूँ अजहर भाई, आपको आपको अपने लीडर की लंबी उम्र की दुआ करनी चाहिए। अभी इन अफसरान को देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता देखिए PTI मैं को बताऊंगा, जिंदा देखिए रहने जदोई दिया साहब, जाएगा। सर जदोई क्विकली साहब सर, अब आ क्विकली गई है, क्विकली। अब आ गई है। अब उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट आके सारे नहीं लूटेगी, वरना तुम्हारे को पता है एस्टेब्लिशमेंट के सर पर ये बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट जिता के इनको लेके आ गई है, वोट की ताकत से तो आए नहीं है। अब देखना ये है, जमहूरी हुकूमत होगी ना तो मेरिट पे सारे के सारे केसेस सर इमरान खान देखना के ये है वो PTI अलाउ बचेगी होंगी। या नहीं। थैंक यू सो वेरी मच अजहर सिद्दीक साहब, सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, राना एहसन साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपकी तीनों मेहमानों को आपकी कीमती वक्त के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। मेरे साथ कमाल इस वक्त शख्सियत मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एनालिस्ट मोहसिन बेग साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मोहसिन बेग साहब, आज पाकिस्तान के 2 नए वज़राए आला ने अपना अपना ओहदा संभाल लिया है। पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल आपकी नज़र में क्या है? PDM-2 कामयाब होगी या नहीं? मुआशी मुस्तकबिल क्या है और मुआशरती मुस्तकबिल कैसा लग रहा है मोहसिन साहब आपको? बहुत शुक्रिया जतोई साहब। बेसिकली इन दोनों प्रोविंस में बड़ा क्लियर था मेजॉरिटी, और उनको जो मैंडेट मिला है उसके लिहाज से पंजाब में और सिंध में यही मुतवक्को था कि वो अपने अपना CM इलेक्ट करेंगे। अब जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट की बात है और फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल का सियासी ढांचा कैसे बनेगा, देखिए फेडरल गवर्नमेंट बन भी जाएगी नेचुरली। आपने इकॉनमी का भी पूछा और मईशत का, मैं समझता हूँ कि उस पर प्रेशर जो है अगले 2-3 साल बरकरार रहेगा। फेडरल गवर्नमेंट के पास वो ज़राए नहीं होते आफ्टर 18th अमेंडमेंट। जो प्रोविंसेस हैं वो बड़े इंडिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली भी और वैसे भी। तो मुस्तकबिल मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे रियासत के अदारे हैं और जो थिंक टैंक हैं उनको चाहिए कि इस हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करें, चलने दें, साथ दें, ताकि ये थोड़ा सा मईशत के ऊपर जो प्रेशर है और आने वाले दिनों पे जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं इंटरनेशनल, उनको इजीली ये लोग सॉल्व कर सकें और थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ मिल सके। तो प्रेशर तो बहरहाल रहेगा, लेकिन अगर ये कंटिन्यूटी रहती है और थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो मैं ये समझता हूँ कि आपका हल्का सा कारोबार चल सकता है और आने वाले दिनों में कोई बेहतरी आ सकती है। सर मुझसे जब पूछा जाता है PDM-1 और PDM-2 में आप क्या फ़र्क देखते हैं, तो मैं कहता हूं सबसे बड़ा फ़र्क है सदर आसिफ अली जरदारी साहब। आपकी नज़र में उनकी प्रेजेंस इस कोएलिशन में क्या इफेक्ट लेकर आएगी सर? देखिए ये नाम तो आप कोई भी दे दें, PDM-1 या 2, डजेंट मैटर। पाकिस्तान के जो अभी इलेक्शन हुए हैं बेसिकली
इस सारे इलेक्शन पे सबको ये तवक्को थी कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना मकसद था, इलेक्शन करवाना भी मकसद था, लेकिन वो नहीं हो सका। तो ऐसी सूरत में ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, बहुत से मुल्कों में ऐसे इत्तेहाद करके गवर्नमेंट बनती है और वो चलती भी है। नेचुरली 2 या 4 या मुख्तलिफ पार्टीज जो मुख्तलिफ ख्याल और उनके एजेंडे मुख्तलिफ या उनका मंशूर मुख्तलिफ है या उनकी जमहूरियत में सर्व करने का स्टाइल मुख्तलिफ होता है, तो जमहूरियत में यही खूबसूरती है कि आप लोगों को साथ लेके चलते हैं। तो ऐसी सूरत में मैं ये समझता हूँ कि ये कह देना कि ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 जो पीडीएम को मिला था वो जिस तरीके से खराब हालात में मिला था, तो वो उनकी बेहतरी, उससे ज्यादा खराब हालात अब हैं सर। परफॉर्मेंस यही है। नहीं, उस वक्त भी खराब थे, उस वक्त भी आप डिफॉल्ट के करीब थे, अभी भी आप डिफॉल्ट के करीब हैं। उन्होंने अपने 16 माह में जो भी एग्रीमेंट्स पिछली गवर्नमेंट बगाड़ के गई थी, उन्होंने उसको बेहतर भी किया और पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने दिया। फॉर द टाइम पीरियड, डिफॉल्ट नहीं होने दिया, फॉर द टाइम पीरियड। ये हमारा मुल्क टाइम पीरियड पे ही चल रहा है जी, डे टू डे बिजनेस है, ये कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं। आज तक 5 साल मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे जितने थिंक टैंक हैं वो डे टू डे ही सोचते हैं। आज के बाद पाकिस्तान 50 साल के बाद कहाँ खड़ा होगा ये कभी किसी ने सोचा नहीं। और जहाँ तक प्रेसिडेंट जरदारी का तल्लक है, वो उस वक्त पार्ट 2 में भी प्रेसिडेंट बन सकते थे, लेकिन नहीं बनाया उन्होंने, और उन्होंने खुद भी बनने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। अब क्योंकि मौका है, एक ऑनरेबल सीट है, हाँ, अगर एक ऑनरेबल सीट पे एक छोटा आदमी बैठ जाए, छोटे से मुराद कद या वेट से नहीं है, उसके कैरेक्टर से है। जैसे कलवी साहब बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए इनका पहले इन्होंने क्या कंडक्ट शो किया और अभी क्या कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि प्रेसिडेंट इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन पाकिस्तान और एनीवेयर एल्स। तो अच्छी बात है अगर कॉल्यूशन में ये गवर्नमेंट है और अगर मुश्तरका इनके कैंडिडेट्स आते हैं, वेल एंड गुड, व्हाई नॉट। अलवी साहब का सर आपने जिक्र किया, अब ये बताइए इमरान खान साहब आपकी नज़र में और मजीद कितने साल जेल में गुजारेंगे, बाहर आएंगे भी कि नहीं आएंगे, अपनी उम्र वहीं ख़त्म कर जाएंगे, और पीटीआई का मुस्तकबिल क्या मोहसिन साहब पाकिस्तान में? देखिए, पीटीआई मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूँ, ये जमात नहीं थी। जमात उस बंदे ने बनने नहीं दी। उसने अपने गिर्द बोने रखे और अपने गिर्द एक फैन क्लब सा बना लिया और एक कल्ट बना लिया। ये कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी और बन सकती थी, लेकिन उसने बनने नहीं दी। अब इसका मुस्तकबिल उसी के साथ है। जहाँ तक मेरी राय है, वो अपने केसेस भुगत रहे हैं, मजीद भी केसेस हैं और उसके अंदर मजीद केसेस में भी उनको सजा हो। तो जहाँ तक जेल में रहने का तल्लक है, इस मुल्क में तो खैर कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में उनका बाहर आना इतना आसान नहीं है। कितने साल सर? देखिए, सजा तो लंबी है और जिन लोगों से उन्होंने टक्कर ली हुई है और ये वो समझते हैं कि शायद मैं उनको जो है वो प्रेशराइज कर लूँगा और किसी एग्रीमेंट पे ले आऊँ, मेरा ख्याल है कि जीएचक्यू या हमारे रियासत के अदारे उसके साथ किसी कंप्रोमाइज़ में नहीं जाएंगे। अगर जाते हैं तो फिर उनका भी अल्लाह ही हाफिज है। सर, जो इस वक्त इस तरह ट्विटर एक्स बंद है, सोशल मीडिया की इंटरनेट की स्पीड भी हम देख रहे हैं कम हो रही है, एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है कि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आपकी नज़र में क्या ये दुरुस्त फैसले हैं? क्या इस पर नज़रसानी होनी चाहिए? और अगर इसी तरह चलते रहे तो एक एक करके सारे प्लेटफॉर्म से सर बंद हो जाएंगे। देखिए, मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ कि आप उसको बजाय इसके कि आप उस पर मुकाबला करें और आप उसको पॉलिटिकली हैंडल करें, ना कि आप उनको बंद करना शुरू कर दें। तो मैं ये समझता हूँ ये गलत है। इनको बराबर में आके मुकाबला करना चाहिए और आने वाले दिनों में मुकाबला जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही हुआ करेगा। ये जल्द से जुलूस और रैलीज मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में और आइंदा इलेक्शनों में इतने मायने नहीं रखेंगी कि किसने कितना बड़ा जलसा किया। तो इस प्लेटफॉर्म्स को बंद नहीं करना चाहिए। इस पर बिल्कुल आप अभी अपनी टीमें बना के मुकाबला शुरू करें और प्रॉपर जवाब दीजिए, जैसे बाकी लोग अगर आप पे कोई ऐसी मुहिम चला रहे हैं
बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई सोल्यूशन नहीं है। मोहसिन ये साहब, चीजें हवा में हैं। मोहसिन साहब, इस इलेक्टोरल सिस्टम और प्रोसेस के बाद हम जानते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में धांधली की आवाज़ें, एहतजाज की बातें, धरने हो रहे हैं। एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया की बंदिश की वजह से भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है, जिसका फ़ायदा हम जानते हैं बहुत सारे लोग उठाते हैं और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और कोशिश करते हैं कि फासले बढ़ा दिए जाएं कौम और रियासत में। वुड यू अग्री सर? देखिए, कभी भी पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कभी फेयर हुए हैं, और उसमें जीतने वाला भी जो है वो भी कुछ गिले शिकवे कर रहा होता है, और जो हार जाता है वो तो आपको वैसे ही पता है, हारने वाला शोर डालता है। लेकिन अभी जो इलेक्शंस हुए हैं नेचुरली उसमें बहुत सारे इश्यूज खड़े हुए, और यही इलेक्शन का जो ट्रेंड है ये आगे आपको 2, 4, 5 इलेक्शंस में बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ब्लेम किसी एक साइड पे जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लेम सबकी तरफ है। के में भी बहुत से लोगों ने धांधली का शोर मचाया, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में है। तो ये हमारी कोई नेचर सी बन गई है। हम तो एक फौरी तौर पे साजिश का जो है मन घड़त एक फार्मूला निकाल लेते हैं। दूसरा, हम कभी अपनी डिफीट को डिफीट नहीं मानते, बजाय इसके कि हम इल्ज़ाम लगा दें कि फलां ने हमें हरवा दिया। हालांकि आप देखिए इस इलेक्शन में एक चीज़ नई आई है कि वो शायद जो मिथ थी कि एस्टैब्लिशमेंट लोगों को हरवाती और जितवाती है, वो शायद टूट गई है। तो मैं समझता हूं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट को भी अपनी जो वर्किंग है या अपने जो वे ऑफ वर्किंग है या जो स्टाइल है उसको रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आवाम में और फौज में फासला है, मैं ये समझता हूँ ये कम होना चाहिए। बहुत से इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं और बहुत से एजेंट भी पाकिस्तान में माशाल्लाह मौजूद हैं जो चाहते हैं कि फ़ौज को अंडरमाइन किया जाए और फ़ौज को एक प्रेशर में लाया जाए। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये वाहिद फ़ौज है जो इस मुल्क की सालमियत की गारंटर है और जिसने पूरे मुल्क को जोड़ के रखा है। वो जैसी है, उसका इमेज क्या है, उसके अंदर क्या कैरेक्टर्स हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये आपकी फ़ौज है, गलतियां की होंगी, मैं समझता हूं करते हैं। लेकिन आपने सर कहा कि और फौज ये को ऐसा अपनी नहीं है कि स्ट्रैटेजी ये थोड़ी सी रीथिंक करनी चाहिए, नजरसानी थोड़ी सी उस पर होनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और देखिए ये अवाम भी उन्हीं की हैं और ये अवामी की फ़ौज है और हम लोगों में से ही फ़ौज में लोग जाते हैं। तो अगर इस्लाह हो और बेटरमेंट ऑफ द कंट्री अगर इस्लाह होती है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें तो किसी की इज्जत बेइज्जती का सवाल नहीं है। अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, जैसे पीटीआई ने उनके ऊपर चढ़ दौड़ी है, तो इनको भी चाहिए कि वे माफ़ी तलाफ़ी करें। और सर, और ये अगर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को समझते हैं तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम में रहे। जहाद और आज़ादी ये किससे मांग रहे हैं? और क्या मोहसिन किया साहब जो सिविल आज़ादी सुप्रीमेसी किससे का वर्ड मांग रहे यूज थे? करते हैं, जो सिविल सुप्रीमेसी का वर्ड यूज करते हैं सर, डू यू थिंक इट शुड बी यूज्ड? यस, अगर बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका पूरे मुल्क का सोशल फैब्रिक है वो रीस्ट्रक्चर होना और रीथिंक होना चाहिए। हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी अगर फौज के पास जाके सारी स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं, फिर उन्हीं पे इल्ज़ाम लगाते हैं, और फौज का ये इशू है या हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये इशू है कि एक बंदा जो हेड कर रहा है वो अपनी जाती पॉलिसी लेके आता है और जब वो चला जाता है तो दूसरा आता है तो वो एक नई पॉलिसी लेके आता है, विच इज रॉन्ग। ये अदारे की पॉलिसी होती है। अदारे ने डे टू डे या साल 2 साल की या उनके टेन्योर की पॉलिसी नहीं बनानी। आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक भी। और सिविल सुपरमेसी हमेशा पूरी दुनिया में ऐसा ही है। और हमारे पॉलिटिशियंस भी अगर प्रॉपर जमहूरियत, जिसको ये बार बार जिसका डंडोरा पीटते हैं, तो आप देख लीजिए जमहूरियत इनकी जमातों में है, इनके अपने कंडक्ट में जमहूरियत, ये अलवी साहब जमहूरियत पे अमल कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि अगर आप खुद उस चीज पे अमल नहीं करते, ना आप जमहूरियत पे अमल करते हैं, ना आप अपने बनाए हुए मंशूरों पे अमल करते हैं, और आप इलेक्शंस को विन करना चाहते हैं थ्रू समबडी, और अगर आप नहीं कर पाते तो आप उन पे फिंगर पॉइंट करनी शुरू कर देते हैं कि ये दारों ने हरवा दिया। ऐसा नहीं है। आप अगर जमहूरियत प्रॉपर पनपने दें,
और आप खुद जमहूरियत पे अमल करें, आपकी पॉलिटिकल पार्टी अपने मंशूरों पे अमल करें, आपको किसी की जरूरत नहीं है। राइट सर, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अब सबसे बड़ा सवाल, मिलियन डॉलर क्वेश्चन मेरी नजर में, पाकिस्तान को आज मुआशी तौर पर कौन पैरों पे खड़ा करेगा? कौन होगा अगला वो शख्स जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाएगा? पिछले 16 महीने में तो मुस्लिम लीग नून ने बचा लिया था, अब कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा? ब्रेक के बाद जानते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल कर्जे, अंदरूनी और बैरूनी कर्जों की इस वक्त कुल लागत 271 अरब डॉलर्स हो चुकी है, जो कि जितने भी माहिर मुआशियात पाकिस्तान में, बड़े से बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा PhD शख्स है, वो ये कहता है, जानता है, समझता है कि पाकिस्तान की ना हैसियत है ना औकात है ये कर्जे वापस देने के। तो होगा क्या, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। पूछते हैं, मोहसिन बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, हमारा कर्जा रिकॉर्ड पहुंच चुका है $271 बिलियन के ऊपर सर। पर कैपिटा डेट को $1100 है। पर कैपिटा GDP यानी पैदावार हमारी मुसलसल कम, कर्जे हमारे मुसलसल ज्यादा। लोग कहते हैं दोबारा इसाकदार आ गए, तो ये सबसे बुरा फैसला होगा आने वाली हुकूमत के लिए, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे अपने ही मिफ्ता इस्माइल के लिए। डॉलर 200 से ऊपर नहीं जाना था, 300 पहुंच गया था, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। हु विल टेक अस आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन सर? मोहसिन बेग साहब। बहुत शुक्रिया जतोई साहब। मैंने, आपने और अवाम ने और हमारे रियासती इदारों ने इस मुल्क को इस माशी मुश्किलात से निकालना है। और जहाँ तक आपने औकात की बात की, तो मैं ये आपको बता दूं, ये मुल्क एक दिन में इतने पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। ये अवाम बहुत, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा बड़ा है, कैश बिजनेस है। आप देख लीजिए, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, शॉपिंग मॉल में, मुझे तो नहीं लगता सर कैश इन सर्कुलेशन पाकिस्तान में सर 8400 अरब है सर, रुपए, नॉट डॉलर। देखिए, मैं आपको बताऊं, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन मौजूद होते हैं। ये हमारे मुल्क में शायद पहली बार हो, लेकिन दुनिया इस क्राइसिस से गुजर के दोबारा खड़ी हो जाती है। कौमों पे ये टाइम आते हैं और गुजर जाते हैं। अगर आप एक लाएअमल बना लीजिए, आप समझते हैं कि इस मुश्किल से निकलना है और आने वाली नस्लों को एक बेहतर मुस्तकबिल दे के जाना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज अगर आप कोशिश करें तो मैं समझता हूं 2-4 साल में आपका टर्न अराउंड इस मुल्क का हो सकता है। मसला ये आ रहा है, माहिर इकोनॉमी या माहिर मईशत, वो तो भाईजान इस मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करता। बाहर वाले को आप आने नहीं देते। अच्छे फैसले आप चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मैं टैक्स दूं, आप चाहते हैं कोई और टैक्स दे। 1% टैक्स रेशियो है पूरे पाकिस्तान में। 22-25 करोड़ जो लोग रहते हैं 1% टैक्स देते हैं। हालात कैसे अच्छे होंगे? तो मकसद यह है कि आपने डायरेक्ट टैक्स पे सारा जोर लगाया हुआ है। 73% डायरेक्ट टैक्स है। वो मेरा ड्राइवर भी उतना ही टैक्स दे रहा है और मैं भी उतना ही दे रहा हूं। ये जुल्म है मेरे ड्राइवर के साथ। तो मैं ये समझता हूं कि मुझे ज्यादा देना चाहिए टैक्स अपने ड्राइवर से। तो इकोनॉमिस्ट है नहीं हमारे यहां। थुक थीडी वाला काम है, चल चलाओ का काम है, जुगाड़ लगाओ। भाई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लाएं, नहीं किसी से मदद मांग लें, बाहर से कुछ लेके आए। आप चाहते नहीं है कि ये मुल्क ठीक हो, अगर आप सोच लें कि इसको ठीक करना है, मैं आपको गारंटी करता हूं कोई बड़ी बात नहीं। अग्रीड सर। लेकिन मोहसिन बेग साहब, इकोनॉमी का स्टूडेंट भी हूं, अपनी सहाफती करियर भी मैंने बिजनेस न्यूज़ और इकोनॉमी को रिपोर्टिंग पे शुरू किया। सर आज अगर हम ईरान से 50 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेना, अगर हम ईरान से सस्ती गैस ले लें, तो हमारे यहाँ महंगाई का जो जिन है ना, वो एकदम से फुस हो जाएगा, सारी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स खत्म हो जाएंगे। बट सैडली वो कहते हैं कि जी अमेरिका का दबाव है, इसीलिए रियासत नहीं करती ईरान के साथ डील। जबकि ग्वादर और वो जो तुर्बत की पूरी बेल्ट है सर, उसकी बिजली ईरान से आती है, पेमेंट थर्ड पार्टी को होती है। लेकिन जहां पाकिस्तान के मुफाद की बात आती है, अब ईरान ने हमें धमकी दी कि अगर आपने अपनी साइड की गैस लाइन नहीं बनाई तो मैं $18 बिलियन का जुर्माना इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में लेके जाऊंगा। जिसके बाद पाकिस्तान की काबीना ने अभी फैसला किया है कि हाँ हम पाइपलाइन बना लेंगे। सर हम क्यों ऐसे फैसले, अच्छे फैसलों का आपने जिक्र किया, हम क्यों अच्छे फैसले नहीं करते आए सर माजी में, और क्या गारंटी आगे आने वाले वक्त में करेंगे मोहसिन साहब? देखिए, मैं शुरू में समझता था कि शायद हम लोग नालायक हैं और फैसला नहीं कर पाते। मेरा यकीन में बदल गया वो वहम। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती, वो डराती है। आई डोंट नो वो किन के इन्फ्लुएंस में आपको वो डराते हैं। ईरानियन
एम्बेसडर ने मुझे, उनके वजीर आए हुए थे तो उससे कहा कि आप हमारे ये 2-4 इश्यूज हैं, तो ये PDM 1 गवर्नमेंट थी उस वक्त। राइट सर। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा आप जितनी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से वो हम इंपोर्ट करते हैं, और उसने कहा जितनी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं आप इंपोर्ट करते हैं, व्हाई नॉट वी ट्रेड इन अ सेम करेंसी एंड सेम लेवल, थर्ड पार्टी से ना आए। मकसद ये है जी, जतोई साहब, कोई बड़ा इशू नहीं है। फैसला जो पॉलिटिशियन है, जो भी प्राइम मिनिस्टर है, वो कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं होता, उसको अपने विजडम पे फैसला करना है। हर चीज का माहिर तो प्राइम मिनिस्टर हो नहीं सकता। हमारे यहाँ विजडम की भी कमी है, प्रेशर भी है, इंटरनेशनल फोर्सेस के एजेंट यहाँ माशाल्लाह मौजूद हैं जो फैसला नहीं करने देते। हमें अपने नेबर्स के साथ ट्रेड सबसे ज़्यादा सूट करता है, फिजिबल है। अगर लोकल करेंसी में करें उस जैसी कोई बात ही नहीं है। आप अगर बॉर्डर पे ट्रेड शुरू कर दें कमोडिटीज़ का, कि ऑयल दे दो और ये ले लो, चावल ले लो, जैसे कि अभी आपने कहा थर्ड पार्टी, जो हमारे यहाँ बॉर्डर पे बिजली यूज़ होती है वो थर्ड पार्टी पेमेंट इसी तरह ही हो रही है। वो अपने राइस मंगवा लेते हैं, वो मुख्तलिफ कंपनीज को नहीं सर, पाकिस्तान से कहते हैं वो आप उनको $1 पेमेंट मिलियन कर की दें। पेमेंट है सर हर महीने की, और वो एक अकाउंट में होती है जो ईरान का अकाउंट नहीं है, थर्ड पार्टी अकाउंट है सर। नहीं सर, नहीं, मैं जानता हूँ सारा कुछ। ये मिलियंस डॉलर का वो कमोडिटीज में जाता है। बॉटर वो बताते हैं, इनवाइस भेजते हैं। आई नो द प्रोसीजर, मैं थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ। राइट सर। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने आज पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए, देखें, आप अवाम को जब तक कुछ नहीं देंगे सवाए दुखों के, तो आप उनसे टैक्स, बिजली की मद में, गैस की मद में, इन चीज़ों पे आप उसको डबल ट्रिपल करते रहें, ये इकोनॉमी का सोल्यूशन नहीं। ये काम तो मैं भी कर सकता हूं कि प्राइस बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, ये इकोनॉमिस्ट का काम नहीं है। इकोनॉमिस्ट फंड जनरेट करता है। मैं इनको कुछ दोस्तों को मशवरा दे रहा था, अभी 3-4 महीने हो गए, लेकिन उस पर शायद काम नहीं, वो भी शायद गॉड नोज को बाहर से आके किसी ने रुकवा दिया। देखिए, पाकिस्तान में सेकंड स्टोरी घरों को बनाने की इजाजत नहीं है। हालांकि इंडिया ने कर दिया, स्पेन ने कर दिया, सारे मुल्कों ने किया, ब्राजील में हुआ, जो फाइनेंशियल क्राइसिस सर में कराची में आइए, मैं अगर आपको आप बहुत सारे second सेकंड story स्टोरी बनाने- घर दिखाऊंगा सर। कराची में तो भरमार है सेकंड स्टोरी घरों की। यहाँ पे थोड़ी सी रिश्वत दे, काम आसान इजाजत करें। नहीं है। लेकिन अगर स्टेट परमिशन दे दे, तो मैं जहां बैठा था, सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इसको कैलकुलेट करते हैं। पाकिस्तान में रफली कोई 4 करोड़ घर हैं, तो मैंने कहा सिर्फ 1% 4 लाख लोगों घरों को परमिशन दो, जो हाई फाई घर हैं, बड़े महंगे हैं। इस्लामाबाद में आपको पता है 1 बिलियन से कम कोई मेन रोडों पे घर नहीं है। तो मैंने कहा जी आप 2 करोड़ ले लें, 4 लाख घरों पे $26 बिलियन बनते हैं। वाओ। एक हफ्ते का परमिशन दें, एक हफ्ते का, उससे ज्यादा नहीं। जिसने लेनी है 1 हफ्ते में ले लो। राइट सर। तो आपका मिसाइल देखिए, बहुत सारी चीजें आउट ऑफ बॉक्स हो सकती हैं सर, अगर आप करना चाहें। और ऐसा नहीं कि बाकी मुल्कों में हुआ नहीं है, लेकिन आप डिसीजन ही नहीं कर पाते। मेन चीज तो मैंने आपको कहा डिसीजन मेकिंग है। ये जिसकी तारीफें ये पिछले आपके प्रोग्राम में साहब कर रहे थे, पता नहीं इन्होंने तो उनको देखा नहीं होगा करीब से, इमरान खान, उसकी सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि वो डिसीजन नहीं कर पाया। पूरी 4 कैबिनेट मीटिंग्स और उनके मिनट्स नहीं बने क्योंकि डिसीजन नहीं हुआ चीजों पे। मोहसिन साहब, आखिर तो में एक और जो लीडर है, आखिर में पॉइंट क्वेश्चन है सर। अदालती निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम, आप डिसीजन की बात कर रहे हैं, फैसले तो काजी फायद ईसा साहब ने भी लेने हैं और दीगर मौजूद जज हजरात ने भी लेने हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे केस उठा लिए हैं। आपकी नज़र में क्या काजी फायद ईसा साहब कोई बेंचमार्क सेट करना चाह रहे हैं, कोई प्रेसिडेंट सेट करना चाह रहे हैं, तारीख रकम करना चाह रहे हैं, और क्या वो जो बड़े काम कर रहे हैं कर पाएंगे या नहीं? मोहसिन साहब देखिए, अदालती निज़ाम आपका नीचे से ठीक होकर ऊपर तक जाना है। ऊपर से नीचे बड़ा मुश्किल काम है। ये काम इस तरह आसान नहीं है। पाकिस्तान में इंसाफ अगर आपको मिल जाए किसी को, तो वो लकी आदमी है, उसको तो देगें चढ़ानी चाहिए। अदरवाइज गरीब आदमी के लिए, ये जो जेल में बैठा है बानी, ये कहता था गरीब के लिए इंसाफ और अमीर। अभी आप देख लीजिए, इसके साथ इंसाफ का, इसकी अपीलें भी लग जाती हैं, इसकी बेलें भी, और आम आदमी की तो बेल नहीं होती, तारीख ही नहीं निकलती। तो ये निज़ाम नीचे से अगर आप ठीक करेंगे, जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में होता हुआ मुझे तो नज़र नहीं आता, शायद हमारे बच्चों के नसीब में हो, अभी तक तो कोई चांस नहीं।
मोहसिन साहब, आखिर में इचरा में लाहौर में जो इंसिडेंट हुआ सर, वो खातून के कपड़ों के ऊपर अरबी के कुछ हरूफ लिखे हुए थे और लोगों ने उसको वाजिबुल कत्ल करार दे दिया। सर, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है मोहसिन साहब? इतने रेडिकलिज्म, इतनी शिद्दत क्यों सर? इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों सर? आपने मौलवी को सर पे बिठा लिया जी। और कल मैंने देखा वो खातून मौलवियों से माफी मांग रही थी। इमेजिन। देखिए, उसने जो लिबास के ऊपर लिखा हुआ था उसका अरबी तर्जमा मैंने सोशल मीडिया पे देखा, हलवा, खूबसूरत। तो जालियत की इंतहा है। आज मुझे किसी ने सोशल मीडिया पे भेजा, एक मौलवी साहब नमाज पढ़े हैं, उनकी जुराबों पे FUCK लिखा हुआ था, लेकिन जालियत की उसको ये नहीं पता ये क्या लिखा हुआ। उसको अरबी समझ आ गई कि अरबी जबान लिखी हुई। सर, ये जालियत है। ये इस चीज को तो इतना कंडेम करना चाहिए, इस मौलवी ने इस माशरे का, हालांकि इस्लाह के लिए थे, इन्होंने उल्टा अपना कलेशन कोफे, हमारी ज़कात हमारे ऊपर कलेशन कोफे, और एक जुल्म कर दिया। नीली पीली पगड़ियां पहन के हर बंदे का एक नया फिरका बन गया, क्योंकि आपने इतना सर चढ़ाया कि अब तो वो आपको चैलेंज करते हैं। और वो चैलेंज भी किस तरीके से करते हैं। ये खातून जो है, मैं तो हैरान हूं, ये बेचारी बच कैसे गई। ये तो ऐसे वैशी लोग हैं। मस्जिदों में रश देख लीजिए, और मस्जिद की कमाई और शुगर मिल की कमाई सेम है। ये मैं आपको लिख के देता हूं। यहां मस्जिदें ठेके पे मिलती हैं। ये इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। ये इस्लाम, हमारा मजहब ये कहता है जो आप कर रहे हैं, कि एक खातून को बगैर पूछे हुए आपने चढ़ दौड़े उस पे। यार, उस गरीबनी को पता नहीं हार्ट अटैक क्यों नहीं हुआ। ये जुल्म है। इसके ऊपर रियासत को एक्ट करना चाहिए और लिमिट होनी चाहिए। वैशीपन है कि आप किसी को अपने जज्बात, आप कौन है लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने वाले? बहुत बहुत शुक्रिया। आप जाके कंप्लेन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, यू आर आउट ऑफ टाइम, सो ग्रेटफुल फॉर योर प्रेशियस टाइम सर, जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स, मैं आखिर में यही दुआ करूंगा अपने रब से कि अल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवार दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे और हमें सीधी राह दिखा, हमें जाहिलियत के, जहालत के अंधेरों से बाहर निकाल मेरे रब। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।